नमस्कार, डीजान न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जब कोई आतंकवादी आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक करके आपको गोली मारे तो कहना पड़ता है, कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि जी हां, आतंकवाद का भी धर्म होता है, आतंकवाद का भी मजहब होता है। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लिया जा रहा है, इरादतन तरीके से, षड्यंत्रपूर्ण तरीके से। और हद तो तब हो गई जब आतंकवादियों ने एक स्कूल में जाकर सभी शिक्षकों से यह पूछा कि आपके आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, आपके परिचय पत्र कहाँ है। और परिचय पत्र देखने के बाद एक सिख और एक हिंदू को बाहर लाकर निर्ममता के साथ, बेरहमी के साथ गोलियां मार दी गई। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से गैर हिंदुओं को मारने की कोशिश की जा रही है, गैर मुस्लिमों को मारने की कोशिश की जा रही है, वो शर्मनाक है। हाल ही में माखनलाल बिंद्रू, जो बहुत ही प्रसिद्ध केमिस्ट थे, उनको दुकान में गोली मार दी गई। क्या अब भी आप कहेंगे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता? इस वक्त कश्मीर इस्लामी आतंकवाद से जूझ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम आखिर कब तक मुस्लिम आतंकवाद को सहते रहेंगे, इस्लामी आतंकवाद को बर्दाश्त करते रहेंगे। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि छोटे से छोटे मुद्दे पर भी देश में कोहराम मचा देने वाला विपक्ष, छोटी से छोटी बात पर भी सड़कों पर उतर आने वाला विपक्ष, मामूली सी बात पर हड़ताल धरने पर बैठ जाने वाला विपक्ष कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप है। ना तो वो 1990 में बोला था, ना आज बोल रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या कश्मीर में 1990 के दौर की वापसी हो रही है? सवाल यह भी है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कश्मीर की कश्मीरियत को खत्म कर देना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बिठाने की, कश्मीर में बसाने की जो योजना बनाई है, उससे बौखला कर आतंकवादी हिंदुओं को मार रहे हैं। सवाल यह भी है कि जिस तरह से कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी अपनी मिल्कियत को पाने के लिए, अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद को पाने के लिए लगातार शिकायतें कर रहे हैं और प्रशासन उन शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है, उससे घबरा कर, डर कर, बौखला कर मुस्लिम आतंकवादी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीरी संघर्ष समिति के, कश्मीरी समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक बामरू जी और कश्मीरी पंडित वीरेंद्र कोल जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। बामरू साहब, देश के एक नागरिक होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं कि आपको अपने वतन से, अपने घर से बेघर होकर हमारे साथ रहना पड़ रहा है। शरणार्थी बन के आप रहना पड़ रहा है। भारतीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं देश की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूं और अपनी शर्मिंदगी जाहिर करता हूं। लेकिन दुख के साथ मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या जो घटनाएं पिछले 3-4 दिनों में कश्मीर में हुई है, 5 दिन में 4 कश्मीरी पंडितों को मारा गया है, निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर, पहचान कर कर। कभी आपने सुना कि कोई आतंकवादी आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहा हो? ये इस्लामी आतंकवाद नहीं है तो क्या है? बिल्कुल प्रतीक जी, डॉक्टर साहब, आपने जो बातें करी अभी तक, उनमें सबसे ज़रूरी जो है हमको समझना है, ये है क्या, ये आखिर ये बात। आतंकवाद 90 में स्टार्ट हो गया। कश्मीर का आतंकवाद तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन कश्मीर का आतंकवाद जो है वो 90 में शुरू हुआ। 90 में होने के बाद 2014 आ गया, जब सरकारें बदल गई, नई सरकार आ गई, थोड़ी सी पहल बन गई कि भाई कश्मीर के बारे में कुछ सोचा जाए। मैं इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं कश्मीरी आतंकवाद की बातें करने के लिए। तो उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो किसी हद तक, वो बहुत हद तक, कई चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी, जैसे धारा 370, 35 से ये हटा के कश्मीर में एक नया रुझान स्टार्ट हो रहा था।
और ये ऐसी एक व्यवस्था बन गई थी जहाँ पे बाकी जितने भी दर्शक थे, कश्मीर के आतंकवाद को देखने वाले दर्शक, दर्शक मैं इनको बोलूँगा जो आज तक की पार्टियाँ हैं जिनका आपने जिक्र कर लिया, जो लिंचिंग पे किसी मंदिर में साधु मरे तो कोई बात नहीं, सड़क पे कोई दूसरा जाति का मरे तो उस पर हल्ला मच रहा है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये तमाशा देख रहे थे कश्मीर में आतंकवाद कैसे जा रहा है और कैसे कन्वर्शन हो रहा है, कैसे बात है। आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं। आप जो रूलिंग पार्टी थी उस वक्त कांग्रेस ही थी, हम तो उनका ही जिक्र करेंगे ना, और किसका करेंगे। मैं डायरेक्टली मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस के टाइम में जितना इस देश के साथ बर्बादी हो गई है वो शायद ही कोई दूसरे देश में हुई होगी। किसी भी दूसरे देश में जहाँ पर रूलर्स होते हैं वो देश के बारे में पहले सोचते हैं फिर अपने बारे में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपने बारे में पहले सोचा फिर देश के बारे में। और ये जब आ गए, बीजेपी आ गई, इन्होंने थोड़ा सा देश के बारे में सोचना शुरू कर लिया और सोचते सोचते कश्मीर जब पहुँच गए ये एक ऐसी व्यवस्था आ गई थी आज की तारीख में कि आतंकवाद गायब हो गया था और आतंकवादियों के दिल में एक वहम पैदा हो गया कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए, कैसे देखा जाए इस प्रॉब्लम को। तो उन्होंने वही 90 की मोडस ऑपरेंडी फिर स्टार्ट कर दी, प्रोमिनेंट आदमियों को मारना जो हिंदूज है वहाँ पे। ये बिंद्रू साहब जो मखलाल बिंद्रू की बात कर रहे हैं आप, ये मुझे पता चला वो आपके मित्र थे, आप उन्हें जानते थे? बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि मैं फार्मा लाइन का हूँ आदमी, मैं जानता था, उनके पास गया हूँ, कई बार गया हूँ। और ये आदमी जो था ये 90 में भागा नहीं, इसको एश्योरेंस दे दी थी इन्हीं लोगों ने कि आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और वो मुसलमानों ने, कश्मीरी मुसलमान दोस्तों ने, उसके दोस्तों ने, यार ने, वो मुसलमान ही थे। आज अगर मुझे भी आप बोलेंगे, मेरे दोस्त भी अभी भी 90% मुसलमान ही है, अभी भी, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी इतनी अच्छी है कश्मीर में। आपकी अगर 3% हिंदू है, 90% मुसलमान है, तो आपके परसेंटेज दोस्तों की तो बढ़ेगी ना उनकी। तो वो दोस्त ही थे उनके जिन्होंने उसको रोका कि नहीं आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई दिस प्लेस इज़ नॉट नाउ सेफ, ये सेफ नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तो ये इनको किसी दोस्त ने बताया था नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सचमुच उनको आज तक बचाया गया, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके बच्चे आगे बढ़े, डॉक्टर बन गए, दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए। नहीं, उसका बेटा गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट है वहाँ का। और ये बिटिया जो है उनकी, जिनका कल इंटरव्यू आया था, इतना स्ट्रांग इंटरव्यू आया है, उसका कहना बिल्कुल साफ है। उसने मैथोलॉजी, हिंदू लॉजिकली बात करी कि भाई ये तो शरीर है, तुमने शरीर को मारा। आप अचानक ये ऐसा क्यों करने लग गए? लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए वही बता रहा हूँ कि मोडस ऑपरेंडी वापस इनने इसलिए ले लिया क्योंकि आतंकवाद का नाम खत्म हो गया। कश्मीर में आतंकवाद नजर ही नहीं आ रहा था, इनकी प्रेजेंस खत्म हो गई वहाँ पे। इनको इसको दिखाने के लिए, अच्छा मोडस ऑपरेंडी वही है, एक आदमी मारेगा, दूसरा कंडेम करेगा, तीसरा अखबार में कल नोटिस बताएगा कि भाई ये जगह अब रहने के लायक नहीं रही, हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। ये एक तरीका अपनाया है इन्होंने, बड़े आराम से हो जाता है, बहुत आराम से, और भागना चालू हो गया। जो बच्चे वहाँ पे शुरू हो गया, बिल्कुल हो गया। कश्मीर के आज बहुत सारे जो मुलाजिम कि लोगों ने कहा कि हम नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, जो मुलाजिम वहाँ पे थे जिनको ये लिख के दिया गया था, भी गए, कुछ लोग पहुँच भी गए। वीरेन कोल जी, ये जिस तरह की घटना हुई है पिछले 2-3-4 दिनों में, और लगातार सितंबर से ही इस तरह की घटनाएं चल रही हैं, क्या ये उस चीज़ों का नतीजा है कि कश्मीर के पंडितों को वहाँ बसाया जा रहा था, नौकरियां दी जा रही थी, आतंकवाद के विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई हो रही थी, और सबसे बड़ी बात ये कि जो आप लोगों की पुरानी संपत्ति थी उसमें आप लोगों ने शिकायतें की, एक फोरम बनाया गया कि आप शिकायत कर दीजिए कि मेरा बगीचा छीन लिया मुसलमानों ने, मेरा मकान छीन लिया मुसलमानों ने, वो सब आपको वापस दिलवाया जा रहा था। क्या यह उसके नतीजा है? अभी सबसे बड़ी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दिल्ली और जम्मू में एक ऐप बनाई है। उस ऐप में आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट लिख सकते हैं, अपना आपका कितना कश्मीर में क्या पे ये ज़मीन थी, आपका मकान कहाँ था, आपकी लोकेशन क्या थी, वो सारी चीज़ें आप अभी दे रहे हो। और वहाँ की जो लोकल पुलिस है थोड़ा सा वो उसकी छानबीन करने लग गई थी।
वहाँ के लोगों को ऐसा लगने लग गया कि कहीं ये वहाँ के पंडित लोगों को वापस नहीं आ जाए। वहाँ के लोगों को, कश्मीरी और मुस्लिमों को, कश्मीरी Yes. मुस्लिमों Majority जो वहाँ को पे रहते हैं। मेजॉरिटी है। और सबसे ज़्यादा ये है कि एक चीज़, भले ही मेरी बात किसी को बुरी लगी या अच्छी लगी, मुस्लिम जब तक इंडिविजुअल रहता तब तक तो बहुत अच्छे, जब जॉइंटली रहते हैं बहुत ख़राब हो जाते हैं। और वही हाल है, इनको फिर लगने लग गया वहाँ पे कि कहीं ये वापस नहीं आ जाए, कहीं इनको गवर्नमेंट बसाए नहीं, धारा 370 हट गई, तो उन लोगों ने फिर कश्मीरी पंडितों को मारना चालू करा। अभी बिंद्रू साहब को मारा, उसके बाद कल एक टीचर को मारा, एक लेडीज को मारा। वो सरदार, उनने लेडीज फिर- सरदार, हाँ, सरदार है वो भी हिंदू डोमिनेटेड ही है, नॉन मुस्लिम। हाँ, और चुन चुन के मारने लग गए। उससे पहले आज भी वो- वहाँ गोली चली है, पंडिता उसको भी मारा तो गया, जो सरपंच था वहाँ पर, सरपंच था उसको गया। मारा है। तो इन लोगों ने शुरू से ये आप इतने सालों से आतंकवाद आप दोनों ने देखा, मैं दोनों से मेरा सवाल है। अच्छा, एक रिसेंटली जी। कल शाम की एक घटना, एक मंदिर भी जलाया है इन लोगों ने। जैनापुरा एक जगह है, किन वहाँ- लोगों ने? इन लोगों ने? मुसलमानों ने, वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के जो टेररिस्ट, जो वहाँ दो टाइप के ग्रुप है। जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं अंदर अंदर, जो उनको वो भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, JKLF है, लिबरेशन फ्रंट और ये है, जो नई कंपनी आई है जो मारा पीटी कर रही है, जिसने जिम्मेदारी ली, ये TRF है। ये TRF, ये सब एक ही है। ये नाम बदल के तो चोला वही है, सब कुछ वही है। इनको मारना है, इनको बाबू साहब, क्या कभी ऐसा आपने देखा सुना कि आइडेंटिटी कार्ड चेक करके गोली मारी जाए? कि तुम ऐसा तो दक्षिण अफ्रीका में होता था नस्लवाद में कि कालों को निशाना बनाया जा रहा था, अमेरिका में होता था मार्टिन लूथर किंग के जमाने में कि कालों को निशाना बनाया जाए। क्या ये नस्लवाद है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन हिंदू है, कौन सरदार है, कौन गैर मुस्लिम, उसको बुलाया जाए और गोली मार दी जाए? हाँ, तो और क्या है, ये तो साफ है ना। ये एक वार्निंग है, थ्रेट है कि भाई जो हिंदू है यहाँ पे, उसको यहाँ पे जगह नहीं है, कश्मीर में उसके लिए जगह नहीं है। जो और दिल्ली ये बम्बई आए आइडेंटिफाई हुए करना हैं, है, वो भी डर बाबू जाए। साहब अपनी बात कर लें, फिर मैं आपसे बात करूं। और इनको आइडेंटिफाई कर करके, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात आपने बोली कि सचमुच ID इनका कार्ड देख के फिर इनको अलग करके 6 वहाँ पे थे टीचर्स, 4 मुसलमान टीचर्स थे, उनको साइड में रख दिया गया। ये 2 जब इनका कार्ड देखा गया, मेरा एक बेसिक सवाल है कि वो 4 मुसलमानों ने विरोध करना क्यों नहीं उसे यही समझा? अफसोस की बात है। ये वो 4 सबसे बड़ी मुसलमान टीचर ने क्यों नहीं कहा कि मैं गोली मारना है तो सबको मैं मार बोलता दो? हूँ विरोध भी नहीं करे, कम से कम रिक्वेस्ट तो करे उनको, मत करो यार, छोड़ दो इनको, मत करो ये ये गलत। हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त साथी है, हमारे प्रिंसिपल है ये। अगर ये- इसने एक बच्ची को अपनाया है। दूसरी बात बताऊं मैं आपको, इसने एक मुस्लिम बच्ची को अपनाया है, ये टीचर ये प्रिंसिपल है। रुपिंदर सिंह ने, कौर ने। इसने एक मुसलमान लड़की को जो लावारिस थी उसको अपनाया है, उसको घर में रख के पढ़ाती है, उसको लिखाती है, उसको उस पर खर्चा कर रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो दूसरे धर्म की थी तो मारी गई। आप कुछ कह रहे थे? यही नतीजा है कि हम लोग भी वहां से भाग के आ गए। जब मौका आता है तो वो साथ नहीं देते वहां के लोग। हमारा मकान उनने जलाया था जब शब्बीर शाह को गवर्नमेंट ने पकड़ा था। शब्बीर शाह बहुत बड़ा आतंकवादी हाँ, रहे। शब्बीर शाह आतंकवादी था। खूंखार आतंकवादी। कम से कम 300-400-500 लोग आए थे। चुन चुन के उनने हमारे मकान के 4 घर आगे मोमडन मकान थे, वो नहीं जलाए, हमारे जलाए। ये शुरू से ये प्रथा चलती आई है। अरे हम तो बेबस है, हम कुछ नहीं कर सकते, और उनके पीछे अरे हम मरेंगे तब आप जाओगे यहाँ से। उस टाइम तो वो सब बोलते, जब सामने आ जाते हैं ये हट जाते हैं, जो रहता है उसको फिर टारगेट अच्छा, करते हैं। एक बात बताइए कि क्या कश्मीर पंडित होने के नाते आप यहाँ इंदौर में रहते हैं या दूसरे के रहते हैं, जब आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, घर से भगाया जा रहा है, लेकिन पूरे देश में एक खामोशी है। समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं, वामपंथी नहीं बोल रही है, आप पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके बारे में बोल रहे हैं, एक समुदाय उनके बारे में, किसके? मुसलमानों के बारे में, वो उनके उनके पक्ष में बोल रहे हैं, समर्थन उनके समर्थन में। उनके समर्थन। आपके समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। आपके क्या हिंदुओं के समर्थन में नहीं बोलते हैं, खुद हिंदुओं के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप कोई भी चैनल उठाइए, कल किसान आंदोलन लखीमपुर में जो घटना बहुत निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और वह पूरा विपक्ष इस वक्त सोनिया जी से लेकर राहुल जी तक और मुलायम सिंह जी के बेटे और सिद्धू और चन्नी, सारे लोग वहां पे लखीमपुरी में पिले पड़े हुए हैं। लेकिन एक के मुंह से भी
इस आतंकवादी घटनाएं जो कश्मीर में हो रही है उस पर सवाल नहीं निकलता। आपको कैसा लगता है वीरेंद्र कोहली जी? हम खुद अपमानित हो जाते हैं ये सब देख के, हमको खून खोलता है कि ऐसा लगता है कि अपन कहाँ जन्मे और किन लोगों में अपन लोग हैं। आप देखो, मान लो वहाँ पे भी कुछ गलत हुआ है, लेकिन कम से कम एक ना एक नेता तो हमारे बारे में कुछ बोलता। कश्मीर में ये नरसंहार हुआ, स्कूल में अभी मारा उनको, किसी आदमी ने आज तक पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने, किसी ने कुछ नहीं, ये किसी हमारे ने फिल्म स्टार्स, किसी ने नहीं बोला। इनको तो अब आंखें खुल रही है कि ये जगह रहने के लायक नहीं रही। लेकिन आज तक इनको कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ पे कश्मीर भागे क्यों, उसके बारे में कभी नजर सबसे पहले मामले की तो कश्मीर में हुई। कश्मीर में हुई, कभी वहाँ से बात नहीं। अपने बंगाल से लेकर मतलब वामपंथी लेके टीएमसी या अपोजिशन इन शॉर्ट। एक बात मैं जानना चाहता हूँ बाबलू साहब, आपने बहुत लंबा जीवन वहाँ श्रीनगर में गुजारा, पढ़े लिखे आप। मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये संभव है? अक्सर ये कहा जाता है, कश्मीरी लोग, कश्मीरी मुसलमान ये कहने लगते हैं कि पाकिस्तान से जो प्रशिक्षित आतंकवादी आते हैं और वो ट्रेंड वहाँ से आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, हम क्या करें, हम भी डर जाते हैं, जैसे कि आपने कहा हम बेबस हैं। मुझे ये बताइए कि क्या स्थानीय सपोर्ट के बिना, स्थानीय सहयोग के बिना कोई आतंकवाद या आतंकवादी पनप सकता है? इसके लिए मैं आपको एक अच्छी एग्जाम्पल बताता हूँ। 65 में वार हुआ, पाकिस्तान ने ड्रॉप करके आतंकवादियों को भेजा इंडिया में, बाय एयर ड्रॉप किया उनको, और इंडिया के आर्मी ने लोकल्स को बताया कि जहाँ पे भी आपको पाकिस्तानी ये मिले वो उसको हमारे हवाले कर दो, 7 रुपये आपको इनाम मिलेंगे। डू यू नो कि एक भी आतंकवादी छोड़ा नहीं। और किन्होंने, इन्होंने 7 रुपए के लालच में 7 पकड़ रुपये लिया। के लालच में इन्होंने एक एक को पकड़ के आर्मी के हवाले कर लिया। यही लोग थे वो। आज ये लोग नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि जमात इस्लामी या इस्लामिक वार जिसको अब आतंकवाद बोलते हैं, उसका बढ़ावा मिल गया वहाँ पे, और ये खामोशी से उसको जेल रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जेल ही नहीं रहे हैं, दे आर लाइकिंग इट नाउ। इनको अब उसके बगैर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वीरेंद्र जी, आप कश्मीर के बारे में लगातार अपडेट है। आपने कहा कल एक मंदिर भी जलाया गया, आपने भी कहा कि आज भी घटना हुई है। क्या कश्मीर के जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मुफ्ती महबूबा हैं, शब्बीर शाह भी अभी राजनीति करते हैं, गिलानी साहब तो नहीं रहे, लेकिन उमर फारूक हैं, या दूसरे लोग जो हैं, वो क्या इन 4-5 घटनाओं के विरोध में खड़े हुए हैं? किसी ने कहा कि ये मुस्लिम्स नहीं है, ये इस्लाम नहीं है? ये गड़ियाली आंसू बहाते हैं और कुछ भी नहीं है। अंदर अंदर ये खुश हो जाते हैं, इनका सपोर्ट है अंदर अंदर इन लोगों को। ये लोग की चाहते हैं कि कश्मीर में टेंशन रहे, कश्मीर में ये रहे, और इन लोगों की शुरू से ही जो इनका दिल है वो पाकिस्तान की तरफ ही है। किनका दिल पाकिस्तान की तरफ? किनका दिल? मैं थोड़ा ये आप जितने भी नेता, आप देख लो, जो महबूबा मुफ्ती है, उसके फादर के टाइम से ही, और इनके जो नज़दीक रिलेशन है वो बड़े बड़े मिलिटेंट्स रहे हैं इनके, मतलब कजिन थे। फारूक अब्दुल्ला यहाँ कुछ बोलता है, वहाँ कुछ बोलता है, ये सब अंदर अंदर तो इनकी मतलब जो मंशा रहती है वो हमेशा, दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में कुछ बोलते हैं, कश्मीर जाते हैं कश्मीर में कुछ बोलते हैं, और वो जब उन महफिल में उनके साथ रहते हैं तो तब गालियाँ बकते हैं। इनका शुरू से ही ये नेचर रहा, इनका शुरू से ही हिंदुस्तान से खाली पैसे खाने का रहा है, बाकी इनका जो दिल दिमाग और वो सब पाकिस्तान की तरफ ही है, और बोलते भी नहीं है इनके सामने। ये जो घटनाएं हुई हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मामलू साहब? अभी 3 लाख पर्यटन आने लग गए थे, पिछले महीने में 3 लाख पर्यटक आए थे, शिकारें बुक थे, होटल सब बुक थी, लेकिन अभी आज की ये रिपोर्ट्स हैं कि सारे लोगों के फ़ोन ये आ रहे हैं कि हमारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी जाए। तो ये नुकसान तो वहाँ के मुसलमानों का भी होगा ना? शिकारें तो मुसलमानों के हैं, होटल्स तो मुसलमानों के हैं ना, उनका भी तो नुकसान होगा। जहाँ मजहबी ये आती है, मजहबी बातें आती है, जैसे ये तालिबान क्या है? उन्होंने अच्छा खासा अफगानिस्तान को ख़त्म कर दिया, बनाया क्या वहाँ पे, रखा क्या उन्होंने वहाँ पे? यही हाल कश्मीर का भी हो जाएगा। अब आप लिख के ले लीजिए मुझसे, भले इसमें 40 साल 50 साल और लग जाएंगे, लेकिन बनाना है इसको कब्रिस्तान ही। वो तो बोलते हैं हम भूखे रहे, हम कुछ भी रहे,
कौन बोलता है, सब भूखे रहे कुछ भी? वहाँ के लोग वहाँ के लोग मतलब मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान, आतंकवाद, कश्मीरी आतंकवाद जो है वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलता है, हमको स्कूल नहीं चाहिए, हमको ये नाच गाना नहीं चाहिए, टीवी कम्युनिकेशन ये क्या होता है, ये मोबाइल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उनको। हवाई जहाज वो मिला उनको, वो हेलीकॉप्टर, तो वो उस पर चढ़ गए, सवारियाँ पीने लगे, वो घूमने लगे उस पर, खेलने लगे उस पर। ये इनका कंसेप्ट है, इनका कंसेप्ट अब है। इस कंसेप्ट को आप कैसे दूर कर सकते हो? अब देखिए, अब दूसरा पहलू लेते हैं। कश्मीर में एजुकेशन जो है इस वक्त अरूज पे है, टॉप पे, उरूज यानी ऊंचाई अरूज यानी कि बहुत ऊंचाई पे। जी मैं समझता हूँ, ऊंचाइयों पर। और उसका नतीजा ये है कि आपने पिछले 8 साल में आप ले लीजिए, नंबर ऑफ IAS ऑफिसर्स जो कश्मीर दे रहा है वो अब बिहार को पीछे छोड़ने परवेज वाला रसूल है। वगैरह निकले हैं, बहुत सारे। और टीना डाबी ने जिससे शादी की थी वो भी कश्मीरी IAS था, कश्मीरी उसने IAS छोड़ दी, लेकिन तो कहने का मतलब ये है अब वो IAS छोड़ कि चुका है। एजुकेशन में ये बिल्कुल टॉप पे है। क्यों नहीं होंगे? और फ्री एजुकेशन पढ़ाने वाले कश्मीरी पंडित थे जिनने पढ़ाया है इनको, उसकी पैदावार है इस वक्त ये, और मौसम आइडियल है पढ़ने के लिए। हम बोलते हैं ना कश्मीरी बहुत तेज़ दिमाग रहते हैं, रहेंगे ना। मौसम इतना अच्छा है, खान पीन इतना अच्छा है, साफ़ सुथरा पानी है, हवा इतनी क्लीन है, तो क्यों नहीं पलपेगा पर्यावरण आदमी? बहुत क्यों अच्छा नहीं? है। पर्यावरण बहुत अच्छा है, क्यों नहीं बनेगा आदमी अच्छा? लेकिन साथ में एक मजहबी तालीम दी जाती है। आप IAS कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप हिंदुस्तान पर राज कर लो, लेकिन मज़हब जो है वो आपको साथ में चलाना है। उसकी एग्जाम्पल इनको देते हैं पूरा ब्रिटेन से लेके पाकिस्तान तक, कि पाकिस्तान में कैसे इस्लाम चलाया जाता है, ब्रिटेन में अब कैसे, फ्रांस में कैसे, जर्मनी में कैसे, क्या डेनमार्क में कैसे। ये क्या आपको ऐसा लगता है वीरेंद्र कोहली जी कि अब चूंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है ना। जवाहरलाल नेहरू तो कश्मीरी थे और उनको कश्मीर को लेकर उनके अलग सेंटिमेंट्स थे। धारा 370 हो, 35A हो, शेख अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला के पिताजी साहब और वो सब जो भी हो, वो उनके सेंटिमेंट्स अलग थे, लेकिन मोदी के सेंटिमेंट्स बहुत अलग हैं कश्मीर को लेकर। तो क्या ये जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से हिंदू मारे गए हैं, कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, और जैसा कि राज्यपाल साहब ने, उपराज्यपाल साहब ने, मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जैसे को तैसा, आपको लगता है कि अब एक तगड़ा हमला भारत की तरफ से होगा? करना ही पड़ेगा, नहीं तो कश्मीर में जितनी भी इनने अभी तक कोशिशें की सब बेकार जाएगी। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर खून इधर से बहेगा तो खून बहाना पड़ेगा, और जब तक अपन डर उनको नहीं रहेगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और इनको तो मारना ही पड़ेगा, उनको चुन चुन के मारना पड़ेगा। जब किनको चुन चुन के मारना? ये वहाँ के आतंकवादियों को, जिन लोगों ने ये कायरता हरकत करी है, जो उनके सपोर्टर्स है, जो उनको फीडिंग करते हैं, जो उनको घरों में रखते हैं, वहाँ के लोग इनको घरों में खिलाते हैं, इनको मटन, अपनी बच्चियां देते हैं, अपनी बेटियां देते हैं। तो ये लोग, इनको जब तक ये नहीं हो तब तक तो अभी सबसे अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा एक मुहिम चलाई थी कि पत्थरबाज वालों को कौन सपोर्ट करता है। तो इन लोगों ने उनको जो सपोर्ट करते थे उन लोगों को पकड़ा था, उन लोगों को टारगेट करा था, उन लोगों को थोड़ा डराया धमकाया था, तो इसलिए पत्थरबाजी बंद हो गई थी। असल में क्या होता है, आदमी रोड पे जाके 10-15 पत्थर फेंक के फिर गायब हो जाता था, घर आके बैठ गया, घर आके किसी पड़ोसी के यहाँ। तो वो फिर इन लोगों ने चुन चुन के उन लोगों को पकड़ा। तो उसी हिसाब से जो अभी इनको सपोर्टर है उनको पकड़ के, पकड़ना नहीं, उनको भी बूंदे या उनको भी मारे या उनके हिसाब से। कश्मीर ये लोग बोल देते हैं और वहाँ का प्रशासन भी कह रहा है कि ये तो पाकिस्तान के सिखाए हुए आतंकवादी है, लेकिन जब मारे जाते हैं आतंकवादी तो कश्मीरी नागरिक निकलते हैं, कश्मीरी लड़के निकलते हैं। बाबरू साहब, एक सबसे बड़ी, बहुत बड़ी विडंबना है कश्मीरी मुसलमान के साथ, वो है झूठ। झूठ के बलबोते पे ये पूरा आज तक 47 से लेके आज तक ये जिंदा रहा। ये हमेशा हमेशा सिर्फ झूठ बोलता रहा, चाहे वो शिकार, क्या बोलते, चाहे वो शिकार, किस किस्म का झूठ बोलते, चाहे वो शिकारा में काम करने वाला आदमी हो, होटल में काम करने वाला आदमी हो, राह चलते हुए घोड़े वाला हो, और इतने बड़े बड़े कसम खा के झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये बेचारा सच बोल रहा है। और ये चल रहा है पूरे ऑफिस में,
पूरे सेक्रेटेरिएट में। और इनका मोडस एप्रेंडी जो इस वक्त आतंकवाद फैलाने का है वो यही है। ये जो एकदम से ये सिन्हा जी ने क्या किया, ये 2 महीने तक क्यों नहीं इनका ये इंटरनेट चालू किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रोपेगेंडा बंद हो गया। जो ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैलता था वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इनके पास कुछ रहा ही नहीं करने के लिए। क्या मस्जिदों से भड़काया जाता है? और मस्जिदों से मस्जिदों में बिल्कुल हर जुमा को वहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज के बाद एक सामने आ जाता है एक मौलवी जो अच्छी तरह से समझाते हैं कि इस्लाम कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है। और इसको यहाँ से ये जो अपने आप ये कपड़े पहनते हो, सूट पैंट पहनते हो और गोल बजाते हो, एकदम से 8 साल के अंदर सब लड़कियाँ मुंह बंद करने लगे। क्या तब तक हमारी बहनें हमारे साथ नहीं पढ़ती थी? मुसलमान बहनें विदाउट बुर्का क्या नहीं पढ़ती थी वो? क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ? कौन सी लड़की किसके साथ भाग गई? कौन सी मुसलमान लड़की हिंदू के साथ भाग गई या मुसलमान के साथ भाग गई? हिंदू लड़कियां तो भागी मुसलमानों के साथ, भगवाई गई। हाँ, भगवाई। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ सर कि मैं गिलानी की मौत के बाद जिसको अब इंचार्ज बनाया गया है हुर्रियत का, वो भी बड़ा खतरनाक आतंकवादी रहा। हुर्रियत तो कुछ भी नहीं है। हुर्रियत तो एंटी इंडिया एक स्लोगन है। वो उसको उसके पीछे जितने भी लोग हैं वो उनके साथ है। ये जमात इस्लामी का नाम है दूसरा, जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे थे, ये जमात इस्लामी का दूसरा नाम है हुर्रियत। ये बिल्कुल और कुछ नहीं है। हुर्रियत इज बेसिकली ऑल जमात इस्लामी। क्या इस तरह की घटनाओं के बाद भी कश्मीरी पंडित डर जाएगा, खत्म हो जाएगा? अब क्या हमको क्या डरना है इनसे? हम तो ऑलरेडी डरे हुए और भाग के आ गए हैं। हमको क्या करना है अब? नहीं, जो कश्मीरी वहां रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं वो बेचारे? वही गए थे, मुलाजिम गए थे कुछ वहाँ पे 10-15 हज़ार मुलाजिम गए थे पिछले 5-10 साल में। वो भाग के वापस आ जाएंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। माखनलाल बिंद्रू साहब की बेटी का जो एसोसिएट प्रोफेसर है, उसने बहुत हिम्मत के साथ उसने कहा है कि हम कश्मीरी हिंदू हैं, हमारा जज्बा है, हम अपने जज्बे को कभी कम नहीं होने देंगे। और उसने कुरान का उल्लेख करते हुए कहा कि कुरान ये कहती है कि सिर्फ आपका चोला बदलता है, आपका जज्बा, आपका जुनून खत्म नहीं होता। और उस लड़की के साहस देखिए, उस साहस को हिम्मत दीजिए। मैं उस बिटिया को, उस कश्मीरी हिंदू बिटिया को का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए 1 मिनट के लिए। Associate professor, I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने। ये आप सुन रहे थे माखनलाल बिंदु की बेटी को। ये बेटी है कश्मीर की, ये बेटी है कश्मीरी पंडित की। और उसका जज्बा देखिए, उसकी हिम्मत देखिए, साहस देखिए। मैं कहना चाहता हूँ आतंकवादियों से कि अगर तुम में हिम्मत है तो उस बेटी का, उस हिंदू बेटी का चुनौती स्वीकार करो, चैलेंज स्वीकार करो और उसके सामने बैठकर उससे बात करो और उसका मुकाबला करो। जब तक इस तरह की बेटियां जिंदा रहेंगी, कश्मीरी पंडित मर सकता है, मिट नहीं सकता। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़।